हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी और इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा आज का पहला सवाल। प्रत्यावर्ती धारा परपथ में वोल्टता का अधिकतम मान 282 वोल्ट है। इस परपथ में वोल्टता का प्रभावी मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बेटा देखना ये हमें कैसा दे रखा है, ये जो 282 मान है बेटा दे रखा है, मैं मैक्सिमम मान दे रखा अधिकतम, और हमसे क्या पूछा है, प्रभावी मान। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपसे चाहेंगे कि कुछ चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवाइज करो। ठीक, पहली बात तो आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा, ये धारा जो है बेटा इसी परपथ में हमेशा अपने RMS मान से प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन से मान से प्रवाहित होती है परपथ में? RMS मतलब वर्ग माध्य मूल मान से प्रवाहित होती है। ठीक, और वोल्टता भी कौन सी होती है बेटा हमारी? वोल्टता भी हमारी कौन सी होती है? VRMS, और इसी वोल्टता को अपन बोलते हैं प्रभावी वोल्टता। क्या कहते हैं इसको? प्रभावी वोल्टता। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, दूसरा हमारे पास एक संबंध होता है कि एवरेज यानी औसत धारा और शिखर मान में, जो आपकी धारा का शिखर मान होता है, अधिकतम मान होता है, उसमें जो संबंध होता है वो होता है 2I0/π आता है क्या? सिमिलरली अगर अपन वोल्टता की बात करेंगे तो VAVG कितना आता है? 2V0/π आता है क्या? सही है। और अगर बात करें बेटा अपन इसके RMS मान की, तो RMS जो मान आता है वो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है क्या? सही है। और यहाँ से सॉरी ये हमारा I है तो I आएगा, और अगर अपन VRMS की बात करेंगे तो ये VRMS हमारा V0 कितना मिलेगा? √2 मिलता है। ये तो RMS यानी वर्ग माध्य मूल मान और शिखर मान के मध्य संबंध है। ये हमारा औसत मान और शिखर मान के यानी अधिकतम मान के मध्य संबंध है। ठीक है, अभी सवाल में पूछा अधिकतम मान दे रखा है, दैट मीन्स हमारे पास बेटा क्या दे रखा है? V0 दे रखा है, और हमसे प्रभावी मान का मतलब RMS मान पूछ रहा है। तो बताना VRMS कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा 282। ये तो हो गया अधिकतम मान, और बेटा √2। सही है, तो ये बन जाएगा 282, और बेटा ये कितना होता है? 1.41, और 4 होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ से 282 दे रखी है। इस पॉइंट को उठा के बेटा ऊपर 100 कर दें क्या? और 141 से कितना कट जाएगा? पूरा 2 बार कट जाएगा। तो बेटा ये गुणा करने के बाद कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट आएगा। आंसर कितना आएगा? 200 वोल्ट ऑप्शन में है क्या? देखो ये रहा, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 200 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ इस प्रकार से है, प्रत्यावर्ती वोल्टता B = 100 sin ωt में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान क्या है? ठीक है जी, वापस से हमसे क्या पूछा है? ये वर्ग माध्य मूल मान पूछा है। और बेटा वर्ग माध्य मूल मान का सिर्फ फॉर्मूला ये होता है कि VRMS अभी बोला था हमने V0/√2। सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर RMS मान ज्ञात करना है तो हमें क्या चाहिए? अधिकतम मान चाहिए। अधिकतम बोलो या इसको शिखर मान बोलो, मैक्सिमम बोलो या इसको अधिकतम बोलो, जैसा भी आप बोलना चाहो। ये अधिकतम मान होता है धारा का। ठीक, पक्का? अब ये कहाँ से मिलेगा? सर हमें ये इस इक्वेशन से मिलेगा, समीकरण से मिलेगा। हम जानते हैं कि वोल्टता का जो वास्तविक समीकरण होता है बेटा वो होता है V0 और sin ωt। ठीक है, V = V0 sin ωt। और अगर ये इस तरह से है तो बताओ V0 की जगह पर कौन लिखा हुआ है? सर V0 की जगह पर लिखा हुआ है हमारा 100, तो दैट मीन्स V0 कितना हो गया? 100 हो गया। सही है, चलो तो दैट मीन्स VRMS कितना आ जाएगा? VRMS = हाँ जी कितना मिलेगा? 100/√2 मिल जाएगा। अब चेक कर लो कि 100/√2 दे रखा है ऑप्शन में, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सर इस 100 को अपन 2 × 50 लिख सकते हैं क्या इसको? और ये कितना बन जाएगा बेटा? √2 बन जाएगा, और √2 से कितनी बार कट जाएगा? √2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये बन गया हमारा √2। तो बताओ आंसर में कितना आ जाएगा? 50/√2 दे रखा है ये वाला भी। जी बिल्कुल मिल गया, ये वाला मिल गया हमें 50/√2 वोल्ट। ठीक है, ओके। ये तो अगर यही क्वेश्चन आपका I होता, यहाँ पर I = 100 sin ωt और पूछता कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करो, तब भी सेम टू सेम ही प्रोसेस करते, क्योंकि जो गणना वोल्टता की होती है वही गणना किसकी होती है? धारा की। समीकरण दोनों सेम होते हैं। यहाँ B की जगह पर I बन जाएगा IRMS, और ये बन जाएगा I0/√2।
ठीक है, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा 50 एम्पियर से प्रवाहित होती है तो धारा का शिखर मान होगा। ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, क्वेश्चन रीड करो, एक बार नोट करो और जल्दी से वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। हो गया, चलो चेक करते हैं आपका आंसर क्या आने वाला है। हाँ जी, इसमें बेटा दे रखा धारा कितने मान से प्रवाहित हो रही है, 50 एम्पियर से, और हम जानते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो वह पर आरएमएस मान से प्रवाहित होती है, तो यानी आरएमएस मान कितना दे रखा है, 50। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, शिखर मान पूछा है। शिखर का मतलब मैक्सिमम मान पूछा है, और अपन जानते हैं आरएमएस मान और शिखर मान में संबंध होता है I0/√2 में 2 हो गया ना। तो बताओ शिखर मान का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, तो दैट मीन्स √2 मल्टीप्लाई बाई IRMS हो गया, और ये √2 हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 50 दे रखी है, तो ये इस तरह से आ गया। तो आंसर कितना आएगा आपका 50 √2 दे रखा है कहीं पर, ये रहा ऑप्शन में 50 √2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 √2। सिमिलरली अगर ये वोल्टा के लिए होता तब भी आंसर कितना आता, 50 √2 वोल्ट आएगा, क्योंकि दोनों की गणना सेम टू सेम होती है। ठीक है, चलें आगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो जरूर लाइक जरूर करना, कमेंट करना कि सर हाँ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भी हमें कमेंट करके बताना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का औसत मान 100 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान कितना होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, औसत मान के रूप में पूछ लिया, और अपन अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने तुम्हें कि किसी भी धारा का यानी परिपथ में धारा का जो एवरेज मान आता है, औसत मान आता है, वह 2I0/π आता है। कितना आता है, 2I0/π आता है। अगर ये वोल्टा होती तो वोल्टा के लिए भी क्या लगता है अपन, VAVG कितना बेटा 2I0/π। सही है, अरे है ना, क्योंकि बेटा ये पूर्ण चक्र के नहीं है बेटा, हम जानते हैं पूर्ण चक्र में तो अगर क्या होगा, अगर पूर्ण चक्र का औसत निकालेंगे तो बेटा कितना आता है, ये हमारा 0 आता है औसत। लेकिन अर्ध चक्र की बात करेंगे तो अर्ध चक्र में ये कुछ गणना दे रखा होगा। 101% क्वेश्चन किसके लिए दे रखा है बेटा, क्योंकि देखो आंसर 0 नहीं है इसमें, तो किसके लिए दे रखा होगा, 101% अर्ध चक्र के लिए दे रखा होगा, आधे चक्र के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो गणना कर रहे थे हम, ये एवरेज आता है 2I0/π, ये सिर्फ और सिर्फ अर्ध चक्र के लिए ही आता है, और ये बेटा पूर्ण चक्र में कितना हो जाता है, 0। तो देखते हैं, हमारे लिए I0 दे रखा, आपके लिए एवरेज दे रखा है 100, तो ये बन गया 100 = 2I0/π। तो बताना इसमें से बेटा I0 कितना निकलेगा, I0 निकालेंगे तो 100π हो गया, 100π अपॉन में 2 चला गया, और 2 से कितनी बार बेटा 50 बार, तो कितना आ जाएगा ये 50π आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 50π। तो आंसर कितना आएगा आपका 50π। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन होता पूर्ण चक्र की बात कर रहा होता तो आंसर पूर्ण चक्र के लिए औसत कितना आता है, 0 आता है। ये 101% क्वेश्चन किसके लिए होगा, अर्ध चक्र के लिए ही दिया गया होगा। ठीक है, चलें आगे। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन अगला आपके लिए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में निम्न में से किसके लगे होने पर धारा वोल्टा से π/2 कला आगे होती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि कला आगे होती है पीछे होती है कितनी होती है, तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा देते हैं एक बार कि बेटा जब आपका परिपथ में केवल और केवल प्रतिरोध जुड़ा हो, कौन जुड़ा हो बेटा, प्रतिरोध जुड़ा होता है, कैपिटल R जुड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा होता है, तो उस केस में धारा और वोल्टा समान कला में होती हैं। कितनी बेटा, धारा और वोल्टा समान कला में होती हैं। दैट मीन्स इन दोनों के मध्य जो कलांतर आता है वो कितना आता है, φ = 0 होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लेते हैं परिपथ में केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो बेटा, कौन जुड़ा हो, प्रेरकत्व का मतलब सिर्फ कॉइल जुड़ी हो, अकेली कुंडली जुड़ी हो और इसके साथ में कोई ना हो। ठीक है, तो बेटा कुंडली वाले केस में अगर आपने जब फेजर पढ़ा होगा तो बेटा हम जानते हैं कि ये फेजर कुछ इस तरह से आता है, यानी हमारी जो वोल्टा होती है, ये वोल्टा है वो धारा से π/2 कला आगे चलती है। ठीक है, यानी कलांतर तो 0 आएगा, सॉरी कलांतर तो π/2 आएगा नो डाउट, लेकिन π/2 आने के साथ में और क्या बेटा सीखना है हम लोगों को कि जो वोल्टा होती है वो धारा से π/2 कला आगे चल रही होती है। ठीक है, और नंबर 3 की बात करेंगे, धारिता अगर सिर्फ और सिर्फ धारिता यानी संधारित्र जुड़ा हो परिपथ में और कुछ नहीं हो, सिर्फ संधारित्र जुड़ा होता हो बेटा, उस केस में जो फेजर बनाया था हमने कुछ ऐसे बनाया था कि नीचे इधर I आती है और नीचे कितना आता है हमारा,
ये BL था और ये हमारा BC था, और बेटा देखो इन दोनों के बीच में कोण कितना, π/2, सही है। और अगर ये कोण π/2 है तो देखो वापस से हमारा फाई कितना आएगा, 90 का आएगा नो डाउट। लेकिन इस वाले केस में देखो धारा आगे चल रही है और वोल्टा हमारी पीछे चल रही है, इसका मतलब धारा वोल्टा से π/2 कला आगे होती है। और हमसे क्या पूछा, ये पूछा उसने कि धारा वोल्टा से π/2 कला आगे होगी, तो बताओ किसके लिए होगी, सिर्फ परपथ में कौन जुड़ा हो, शुद्ध धारिता जुड़ी हो। बाकी केसों में तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। इनको याद रखना, थोड़ा सा ऐसा होता है अजीब सा, क्योंकि यहाँ हमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। तो आप ऐसा काम करना, जैसे प्रेरकत्व का मतलब कुंडली होती है जो हमें क्या देती है, विद्युत वाहक बल देती है। कौन देती है बेटा, कुंडली से हमें क्या मिलता है, विद्युत वाहक बल मिलता है फैराडे के नियम से, सही है। और अगर विद्युत वाहक बल मिल रहा है दैट मीन्स इसमें विद्युत वाहक बल धारा से क्या चलेगा, आगे चलेगा। संधारित्र की प्लेटों पर कौन आता है, आवेश आता है, और आवेश से कौन प्रवाहित होती है, धारा, इसलिए इसमें धारा आगे चलेगी, इसमें धारा आगे चल रही है, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप जो चाहो आप अपना लॉजिक बना सकते हो। मतलब आपको इनको परफेक्ट याद रखना है कि कौन किस केस में आगे है, किस में कितना कलांतर है, ठीक है। चले आगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन कि परपथ में संधारित्र क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देता है, प्रत्यावर्ती धारा को रोक लेता है, दिष्ट धारा को गुजरने देता है, या प्रत्यावर्ती धारा को रोकता है एवं दिष्ट धारा को गुजरने देता है, ठीक है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। बेटा क्वेश्चंस को लिखते चलना, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो बेटा मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा इसका बैकअप तैयार करते हैं। संधारित्र के बारे में बात करेंगे। तो संधारित्र के लिए हम जानते हैं बेटा, इसकी जो प्रतिघात होती है, धारितीय प्रतिघात होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, एक्सी से व्यक्त करते हैं क्या। और इसका फॉर्मूला होता है हमारा 1/ω/c। सी का मतलब होगी धारिता और ओमेगा का मतलब हो गया बेटा कोणीय आवृत्ति, सही है। और हम जानते हैं कि बेटा यहाँ पर ओमेगा का मान कितना होता है, 2πf होता है क्या। तो ये एक्स से हमारा कितना निकल के आएगा, 1/2πf × c आ जाएगा, सही है। अच्छा, अगर बात करें अपन डीसी के लिए, डीसी का मतलब आपकी दिष्ट धारा की बात करें, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है बेटा हमारी कितनी, 0। कितनी आवृत्ति होती है हमारी, 0 आवृत्ति होती है। और अगर 0 आवृत्ति का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2πc × 0। और इसने सब कुछ कितना कर दिया नीचे, 0। और किसी भी नंबर में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो बेटा इन्फिनिट आता है क्या, डिफाइन नहीं होता, इन्फिनिट बहुत बड़ी वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका संधारित्र है एक्चुअलिटी में वो दिष्ट धारा के लिए, यानी आपकी जो दिष्ट धारा है डीसी है, उसके मार्ग में अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर देगा, अनंत प्रतिबाधा उत्पन्न कर देगा, अनंत अवरोध उत्पन्न कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो धारा गुजर ही नहीं पाएगी। इसका मतलब डीसी अपने संधारित्र अपने अंदर से डीसी का मतलब दिष्ट धारा को गुजरने नहीं देता है। तो देखते हैं दिष्ट धारा गुजर रही है क्या, देखो दिष्ट धारा को गुजरने नहीं देगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। और जब देखो नीचे भी देखो दिष्ट धारा गुजरने देता है, तो वो तो गुजरने नहीं देगा, और यहाँ भी गुजरने दे रहा, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गया। अब 2 बचे हमारे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं एसी के लिए, देखते हैं प्रत्यावर्ती एसी के लिए क्या होने वाला है। बेटा एसी के लिए हम जानते हैं कि आवृत्ति होती है वो हमारी कुछ 50 हर्ट्ज होती है क्या, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, सही है। और अगर अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे XC = 1/2π × 50 × समथिंग कुछ और भी, सी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि देखो यहाँ अंश तो 1 है और हर हमारा कुछ बड़ा हो गया, तो दैट मीन्स 100% बेटा जो वैल्यू आएगी क्या वो बहुत छोटी आने वाली है, कम आएगी, है ना। जब अपन इसकी सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो जो कि अंश बड़ा है और आपका 1 छोटा, तो XC का कुछ ना कुछ मान मिलेगा, इससे तो बहुत कम मिलेगा ऊपर वाले से, ठीक है। और अगर ऊपर वाले से कम मिल रहा तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका अवरोध क्या हो गया, कम हो गया। अवरोध कम हो गया तो क्या 100% नहीं ये प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने देगा। वहाँ अवरोध अनंत था इसलिए इसने डीसी को तो रोक दिया, लेकिन यहाँ अवरोध कम है इसलिए ये क्या करेगा, इसी को गुजरने देगा। तो आंसर क्या करेगा बेटा आंसर में कि ये प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेगा, गुजरने देगा, ठीक है। संधारित्र बेटा डीसी को गुजरने नहीं देता है, जबकि एसी को आराम से गुजरने देता है। इसलिए इसका जो यूज करते हैं अपन किस में करते हैं, फिल्टर में खूब यूज करते हैं, जहां हमें एसी को डीसी से अलग करना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यही सवाल कुछ इस तरह से होता बेटा, संधारित्र की जगह पर कौन दे रखा होता, प्रेरकत्व दे रखा होता, कुंडली दे रखी होती,
प्रेरकत्व दे रखा होता तो क्वेश्चन क्या आता आपका, वही होता परपथ में प्रेरकत्व जो है। ऑप्शंस आपके सेम है, आपको ये बताना है कि आंसर क्या आने वाला है। देखते हैं अपन प्रेरकत्व वाले केस में, देखो क्या आएगा। अगर क्वेश्चन में संधारित्र की जगह पर प्रेरकत्व दे रखा हो तो अब क्या परिवर्तन आने वाला है, चेंज क्या आएगा। तो बेटा हम जानते हैं कि इसके लिए जो प्रत्यय अवरोध आपका अवरोध होता है उसको XL बोलते हैं क्या, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा L। प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है XL इक्वल टू ओमेगा L होता है। ये बेटा XC और XL का मापन हमेशा ओम में करते हैं, इसलिए चूंकि इसकी गणना अपन ओम में करते हैं इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको अवरोध कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा वापस से अपन इसको चेंज करेंगे तो XL कितना आ जाएगा बेटा, यही आपका 2 पाई F इंटू L आ जाएगा। क्या कोई समस्या? अच्छा अगर अपन बात करें दिष्ट धारा की, DC की बात करेंगे तो DC के लिए तो आवृत्ति कितनी आती है, 0 आती है सर। और आवृत्ति अगर 0 है तो XL का मान कितना आ जाएगा, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई L, जो बना देगा हमें कितना, 0। यानी एक्चुअलिटी में जो आपका प्रेरकत्व होता है वो DC यानी दिष्ट धारा के मार्ग में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। और अगर ये अवरोध है नहीं तो दैट मीन्स क्या, यह हमारी DC के लिए एक हाईवे बन जाएगा क्या, और इसमें से आराम से गुजर जाएगी, इसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि अगर AC की बात करेंगे तो AC के लिए क्या होगा बताओ, AC के लिए आवृत्ति का मान एक निश्चित होता है 50 हर्ट्ज। ये वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा XL का मान देखो 2 पाई अपनी जगह पर है, F का मान 50 आ गया, L का मान भी कुछ ना कुछ रहा होगा क्या। इसका मतलब XL का कुछ ना कुछ मान तो हमें मिलने वाला है, जो कि 0 के मान से तो क्या होगा, ज़्यादा ही होगा क्या, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो अब ध्यान रखना, प्रेरकत्व होता है वो DC के मार्ग में कोई भी रुकावट पैदा नहीं करता, जबकि AC के मार्ग में बहुत सारी रुकावट पैदा करता है। इसलिए DC को तो गुजरने देता है लेकिन AC को गुजरने नहीं देगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, दिष्ट धारा को गुजरने देता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 का देखेंगे बेटा तो प्रत्यावर्ती धारा को गुजरने नहीं देता है जबकि दिष्ट धारा को गुजरने देता है। तो इस केस में आंसर एग्जैक्ट कौन सा आएगा, ये वाला। ठीक है, इसलिए संधारित्र और प्रेरकत्व का उपयोग हम ज़्यादातर कहाँ करते हैं, जो हमारे फिल्टर होते हैं, जो आपका दिष्टकारी से जो हमें आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को अपन कहाँ भेजते हैं, फिल्टर में भेजते हैं। और ये फिल्टर क्या करते हैं कि उसमें से छोटा भी पार्ट होगा इसी का, उसको क्या कर देगा, फिल्टर करके हमें प्योर DC प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर बनती है एक, और शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन कि किसका मात्रक समान नहीं है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर निकालो कितना आने वाले हैं। हो गया, चलो चेक करते हैं आपने क्या आंसर सही निकाला है क्या। हाँ बेटा ये देखते हैं, ये हमारा अगर देखा जाए तो बेटा हमने पढ़ा था अनुनादी आवृत्ति, और अनुनादी आवृत्ति पर हम जानते हैं कि ओमेगा का जो मान आता है बेटा वो आता है 1/√LC। सही है, यानी 1/√LC की जो मात्रक बनेगा वो वही बनेगा जो हमारा किसका होता है, ओमेगा का, और इसका मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड। सही है ना, तो पहले वाले का जो मात्रक आएगा वो तो आएगा रेडियन पर सेकंड। चलो दूसरे को चेक करते हैं, दूसरे का निकाला बेटा सेकंड वाले का। तो ये अगर हमें √LC का मात्रक ज्ञात करना है तो क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आए, √LC हो गया, और ये बेटा ये 1/ओमेगा हो जाएगा क्या। सही है, यानी इसका जो मात्रक आएगा √LC का वो आपका ओमेगा के मात्रक का जस्ट अपोजिट आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ से चेंज हो गया आपका। चेक करते हैं तीसरे वाले को, तीसरा वाला हमारा क्या देगा। अच्छा तीसरे से पहले आप चौथे वाले को चेक करते हैं, फोर्थ वाले को। फोर्थ वाले के लिए आपने बेटा हमने पढ़ रखा था, आपको पता होगा बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, बैंड चौड़ाई। ठीक है, और इस बैंड चौड़ाई का जो वैल्यू थी वो बेटा उसको हमने बोला था ω2 माइनस के ω1 बराबर, याद है कि आपको R/L बोलते थे, इसको क्या बोलते थे अपन, R/L। ठीक है, और अगर ये R/L है तो बेटा चेक कर देखो, कोणीय आवृत्ति में से कोणीय आवृत्ति उठाएंगे तो 101% आवृत्ति ही आंसर आने वाला है हम लोगों का, आवृत्ति। और अगर ये आवृत्ति है तो यहाँ से आपको किसका मान ज्ञात करना है, ये तो बेटा आपको L/R का मान ज्ञात करना है ना। ये किसका है, R/L का, तो उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा L/R बराबर 1/ओमेगा। सही है, अगर इसको उल्टा करें तो बन जाएगा L/R इक्वल टू 1/ओमेगा, है ना। इसका मतलब L/R का मात्रक वही आएगा जो 1/ओमेगा का है, और यहाँ भी √LC का मात्रक वही आ रहा था जो आपका 1/ओमेगा का है, यानी दोनों समान मात्रक वाली राशि है। ठीक है,
और अब नंबर 3 को चेक करेंगे तो बेटा नंबर 3 में हमने, आपको पता होगा, हमने क्वालिटी फैक्टर पढ़ा था बेटा, विशेषता गुणांक हमने पढ़ा था, क्वालिटी फैक्टर। इस विशेषता गुणांक का जो फॉर्मूला होता है जी बेटा, क्या वो XL अपॉन R होता है क्या? ठीक है। और अनुनादी आवृत्ति की बात करेंगे तो XL का मान XC के बराबर हो जाता है और ये बन जाएगा XC अपॉन R। और XC का फॉर्मूला क्या होता है? XC इक्वस टू, सर ये तो 1 अपॉन ओमेगा C हो जाएगा, बट्टे में R है तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा RC, है या ना? अच्छा, विशेषता गुणांक बेटा ये तो हमारी मात्रकहीन राशि है क्योंकि एक संख्या होती है। अगर मैं इसमें से RC का मान ज्ञात करूं, RC का, तो RC के लिए बेटा चेक करो, इसको उठा के अपन यहाँ ले आए इस वाले में, तो ओमेगा नीचे पहुंच जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये 1 अपॉन ओमेगा बन जाएगा कुछ, यानी RC का मान भी कितना हो गया? 1 अपॉन ओमेगा हो गया आपका। ठीक है, तो 1 2 3 यानी ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, तीनों के लिए जो मात्रक आने वाले हैं वो कितना आएंगे? 1 अपॉन ओमेगा C, और ये 1 अपॉन ओमेगा के समान आएंगे, जबकि इसका जो मात्रक आने वाला है वह ओमेगा के समान है। तो इसका मतलब यही हमारी अलग राशि है, बाकी तीनों की मात्रक कैसे हैं? समान है। ये रहा आपके लिए अगला सवाल। एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ 10 किलो हर्ज आवृत्ति पर अनुनादित होता है। यदि आवृत्ति बढ़ाकर 12 किलो हर्ज कर दी जाए तो परपथ की प्रतिबाधा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शंस आपके कुछ इस प्रकार से हैं बेटा। आज हमारे यहाँ जहाँ हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हो सकता है साउंड में थोड़ी डिस्टर्बेंस आए, इसलिए थोड़ा सा आज कंप्रोमाइज़ करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन किस तरह से होगा। हमारे लिए आवृत्ति को बढ़ा दिया है और आपसे क्या पूछा गया? प्रतिबाधा पूछी गई है। अगर आपको पता हो तो बेटा हमने आवृत्ति और प्रतिबाधा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। आवृत्ति और प्रतिबाधा के लिए जब ग्राफ आया था तो कुछ इस प्रकार से आया था, अगर आपको पता है बेटा, और इस ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से होती है, याद है ना? यहाँ ये जो आवृत्ति है जहाँ Z का मान कम से कम होता है उसे कहते हैं अपन, और Z का कम से कम मान कितना था? R, उसे कहते हैं अनुनादी आवृत्ति, है या ना? इस वाले हिस्से में एक्चुअलिटी में XC का जो मान है इस वाले में बेटा XC का मान ज़्यादा होता है और XL का मान कम होता है, और इस हिस्से में XC का मान कम हो जाता है और XL का मान हमारा ज़्यादा हो जाता है। यानी अनुनादी आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति है तो हमारा जो परपथ है वो धारतीय परपथ बन जाता है, और अनुनादी आवृत्ति से अगर ज़्यादा आवृत्ति होती है तो हमारा चूंकि XL का मान ज़्यादा इसलिए ये प्रेरणिक परपथ बन जाता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि अनुनादी आवृत्ति तो हमारी है 10 किलो हर्ज, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया उन्होंने? 12 किलो हर्ज कर दिया। दैट मीन्स अपन इस वाले क्षेत्र से इस वाले क्षेत्र में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर ये 10 है तो बेटा 12 समथिंग इधर ही कहीं यहाँ आई होगी, और अगर 12 अगर इधर आई है तो बेटा क्या इस वाले क्षेत्र में XL का मान ज़्यादा है और XC का मान कम है। इसका मतलब जो आपका परिपथ है, देखो बदलाव तो होगा, नो डाउट बदल रही है आपके, देखो बदलाव तो होगा, दो ऑप्शन पॉसिबल है नहीं। वैल्यू अपन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि उसने ऐसा कुछ कहा नहीं है। देखो इसमें ये दे रखा बढ़ जाएगी एवं कैसा हो जाएगा? प्रत्यय आपका प्रेरणिक हो जाएगा, क्योंकि प्रेरणिक इसलिए हो रहा है क्योंकि XL का मान ज़्यादा हो गया और XC का मान कम हो गया है, इसलिए यह एक प्रेरणिक परपथ के सारे लक्षण दिखाएगा। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर नंबर 4 बन जाएगा कि बढ़ जाएगी एवं कैसी हो जाएगी? प्रेरणिक हो जाएगी। ठीक है, चलना अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, श्रेणी RLC परपथ में अनुनाद की स्थिति में यदि धारिता 1 माइक्रोफेरड है और L का मान 1 माइक्रो हेनरी हो तो आवृत्ति का मान कितना होगा? आपको ध्यान रखना है कि बेटा आपका परपथ पहले से अनुनाद में दे रखा है, और हम जानते हैं अनुनाद में जो आपकी अनुनादी आवृत्ति आती है वो कितनी आती है बेटा? 1/2 पाई अंडर रूट में LC, याद है क्या? अब इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखने कितना आएगा बेटा? ये बन जाएगा 1/2 पाई, और अंडर रूट में बेटा ये हो गया आपका 1 माइक्रो का मतलब -6, और यहाँ से बेटा ये हमारा 1 हेनरी हो गया, तो ये भी -6 हो गया क्या? कुछ इस प्रकार से गणना करेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट में बेटा कितना हो गया? -6, और -6 का मतलब -12 हो जाएगा क्या? और ये -12 अगर अपन ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इस रूट से तो बेटा कितना निकलेगा? -6 बार आएगा, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बेटा +6 हो जाएगा क्या? यानी +6/2 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? हाँ जी, आंसर कितना आएगा? 10⁻6/2 पाई। तो आंसर आपका हो गया 10⁻6/2 पाई। ठीक है, अच्छा आपको पता है फॉर्मूला कहाँ से आता है? बेटा हम जानते हैं अनुनाद वाली अवस्था में XL की वैल्यू XC के इक्वल होती है क्या?
ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल और इसका होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और एल सी को इधर पटक दें, रूट लेंगे तो बन जाएगा बेटा 1/अंडर रूट में एल सी और बेटा इसकी वैल्यू 1/2π पुट करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में एल सी और यहाँ से आवृत्ति कितनी आती है 1/2π अंडर रूट में एल सी। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए अनुनादी आवृत्ति की गणना करवाए तो पहले चेक कर लेना कि आंसर हर्ट्ज में दे रखा है या रेडियन पर सेकंड में दे रखा है, क्योंकि अगर रेडियन पर सेकंड में दे रखा होता है तो हमें यहाँ से ये गणना करवा रहा है और हर्ट्ज में पूछा है तो बेटा हमसे ये गणना करनी है। ठीक है, कोई समस्या? चला आगे क्वेश्चन पर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। आपके लिए अगला सवाल कुछ ऐसा है कि चित्र में अनुनादी स्थिति को व्यक्त करने वाला बिंदु कौन सा है, ए बी सी एंड डी। आपके लिए ग्राफ दे रखा है बेटा, एक तरफ तो हमारी आवृत्ति है और दूसरी तरफ हमारा प्रतिघात है। ये आपकी जो कर्व है वो एक्सी को व्यक्त कर रहा है और ये जो कर्व है वो एक्सएल को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा अनुनाद की स्थिति को व्यक्त कर रहा है। बेटा हम जानते हैं कि अनुनाद की स्थिति में एक्सएल का मान एक्सी के बराबर होता है। क्या आपको इस ग्राफ में वो बिंदु ढूंढना है जब एक्सएल का मान एक्सी के बराबर हो गया होगा। तो देखते हैं बी पर क्या हुआ, बी पर एक्सी का मान तो ये रहा और एक्सएल का मान यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, दैट मीन्स एक्सएल ज़्यादा है और आपका एक्सी ज़्यादा है और एक्सएल हमारा कम हो गया। क्या बेटा ये वाला बिंदु वही है जहाँ दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं क्या? और अगर कट करेंगे तो जो आपका एक्सी का मान होगा यहाँ पर वही किसका मान होगा, एक्सएल का मान होगा। इसका मतलब इसमें आंसर कौन सा आएगा, बिंदु ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो किसको बताएगा, अनुनाद की स्थिति को। समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है आपके लिए अगला क्वेश्चन। बेटा आपके लिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक आवेशित संधारित्र C बराबर ये दे रखा है को एक प्रेरकत्व L बराबर 27 मिली हेनरी से जोड़ा जाता है तो उनके दोलनों की कोणीय आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। ओके बेटा, चेक करें, बढ़िया। बेटा हमसे कोणीय आवृत्ति पूछा है तो दैट मीन्स हम जानते हैं बेटा अगर L और C दोनों जुड़े हुए हैं तो दैट मीन्स ओमेगा का मान थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कितना आता है बेटा, अंडर रूट में एल सी आता है। क्या अगर आवृत्ति पूछी जाती है तो कितना आएगा 1/2π अंडर रूट में कितना आता है, एल सी आता है। लेकिन यहाँ से कोणीय आवृत्ति पूछी है तो दैट मीन्स ओमेगा का मान पूछा है। सारे वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं बेटा कितना बनेगा। एल का मान दे रखा है आपके लिए कितना, एल का मान दे रखा है 27 मिली का मतलब -3 हो गया और ये दे रखा है बेटा 30 इंटू माइक्रो का मतलब -6 हो गया। सही है। अच्छा इसके बाद देखते हैं सॉल्व करना बेटा आपको। अंडर रूट में 27 × 3 करेंगे तो बन जाएगा ना आपका 81। ठीक है, और एक प्लस ने से एक को यह बेटा इस जीरो ने इसमें से एक आध कम कर दी होगी क्या, तो -3 ये और यहाँ से बची -5 तो बन जाएंगी -8 बन जाएंगी क्या। अच्छा इनका बेटा अगर आप रूट लेंगे तो 81 का रूट तो हो गया आपका 9 और इसका रूट हो गया -4। सही है, ये -4 ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा क्या और अपॉन में हो जाएगा 9 और 1 में 9 का डिवाइड देते हैं तो बेटा कितना आता है, 1 में 9 का डिवाइड दो कितना आएगा, तो ये बन जाएगा 0.33 इंटू 10⁴। सही है, देख लेते हैं बेटा 10⁴ तो किसी में नहीं दे रखी है तो एक काम करें एक जीरो कम कर दें इसमें से एक जीरो को कम करेंगे तो यहाँ कुछ इस तरह से आएगा कि 3 पॉइंट को आगे शिफ्ट करेंगे तो बेटा क्या उसमें से एक जीरो कम हो जाएगी क्या, तो ये हमारी जीरो कम हो कितना बन जाएगा, ऐसे बनेगा। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा सही है, आपका 3.1 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकंड, ये आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, समझ आपकी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया हो तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और आज क्योंकि हमारे पास में जहां हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाओ जिससे कि हर बच्चे को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में समस्या आती है वो समस्या ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।